या तो आप तैयारी कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, देयर इज नथिंग, कोई बीच का रास्ता नहीं है। किताब कॉपी लेकर के पढ़ने बैठ तो जाते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि वो अपने मन में कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़े से अनकन्विंस्ड होते हैं कि यार ये एग्जाम मेरे से निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। एसएससी का प्रिपरेशन पूरा स्पीड और एक्यूरेसी पे बेस्ड है। फोकस अगर आपका नहीं है, आप पढ़ने बैठे हो और विशियस साइकिल से आप दूर हटो और वर्चुअस साइकिल में आओ। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा या कैसे है। जो चाहिए पर्सनैलिटी एसएससी के लिए वहां मैच नहीं कर पाएगी। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, फेमस सेइंग है। तो फिर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, आप मान लो इस बात को। और नोट्स का देखिए ऐसा है कि काफी आपको पहले तो पढ़ना ही है। एकदम से ये नहीं है कि आज आपने पढ़ना शुरू किया और एक हफ्ते बाद आप नोट्स बना रहे हो, या उसी दिन कई लोग तो करने लगते हैं। हाथ से जो बनाए जाते हैं नोट्स, मेरा अनुभव यही है कि उसकी जो बात है वो थोड़ा सा अलग है। बेटर टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड इम्प्लीमेंट इट इन द फ्यूचर। दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहा वो नहीं सक्सेसफुल होगा, लेकिन जो जिसके पास सिर्फ एक ही है, सिर्फ कृष्ण है, वो सक्सेसफुल होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी एक एक पर्सनालिटी है, उसमें मेरी कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कुछ वीक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। खुद से नहीं तो किसी मेंटोर से, किसी मतलब अच्छे मेंटोर से आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पे काम करना है। स्ट्रॉन्ग एरियाज को लेवरेज करना है, उसका कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। मेरे साथ आज की इस इंटरव्यू में योगेश राजपूत भाई हैं। इन्होंने एसएससी सीजीएल 2023 में सिलेक्शन लिया और अभी एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में वर्किंग है। तो आज इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, किस तरीके का इनका ये सफर रहा, कैसे इन्होंने एग्जाम क्रैक करा, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी। तो आप सभी लोगों को इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत हम डीप थोड़ा बात करेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें जो डिस्ट्रैक्शन का माहौल है, जो अगर आप यूट्यूब पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, हर जगह आपको एसएससी के रिलेटेड, यूपीएससी के रिलेटेड कंटेंट एकदम से फ्लड हो रहा है। अगर आप एसएससी सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो एक ही दिन में हजारों वीडियोस बन जाते हैं उसके ऊपर। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए कैसे आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे ज्यादा क्वेरीज बच्चों की यही आ रही है कि कैसे बच्चे इन चीजों से। एक टेबल पे, एक एस्पिरेंट के टेबल पे एक सब्जेक्ट की कई किताबें हैं, क्योंकि उसको अभी कोई किताब वो सॉल्व कर रहा है, फिर उसको कोई किसी ने दूसरी किताब बताई, दूसरी किताब लेके आ जाता है। उन सब चीजों से कैसे बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। तो योगेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो जैसा कि आपने बताया कि काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है आजकल एस्पिरेंट्स में बनी रहती है किताबों को लेकर के। तो मेरा कहना इसमें यही है कि ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी एक सोर्स को, किसी एक मोटिवेटर, गुरु या जो भी आप कह लो, उसको फॉलो करके हमें चलना चाहिए ज्यादा। क्योंकि आप किताबें पढ़ेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो गए और एट द एंड आप देखोगे कि रिवीजन भी नहीं हो पाता है। तो बेटर यही है कि आप लिमिटेड पढ़ो, लेकिन रिवीजन उसका मैक्सिमम करो, तभी आपको जो है बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज जो है थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो योगेश भाई, थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, ताकि हमारे जो ऑडियंस आपको देख रही है आपको अच्छे से जान पाए, आपका पढ़ाई लिखाई, आपकी फैमिली है सब। जी, वर्तमान में मैं एएसओ इन एमईए एज पोस्टेड हूँ। तो इससे पहले कॉलेज जब मैं था तो आईआईटी कानपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक। और उससे पहले स्कूलिंग की थी यहीं से ही, फरीदाबाद से ही मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17 से ही पढ़ाई की। उसके बाद जो है एग्जाम जो है दिया। उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद मेरा यूपीएससी का कोशिश रहा, प्रयास रहा। 3 अटेम्प्ट भी मैंने दिए, हालांकि मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। पर मुझे एक बात ये थोड़ी अच्छी लगी कि पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस मैंने देखे। एग्जाम भले ही ना निकला हो, लेकिन मुझे लगा है कहीं ना कहीं कि काफी कुछ जो है प्रोसेस भी आपको सिखाता है। तो यही चीज मुझे सीखने को मिली कि आपको ज्यादा लोगों पे फोकस नहीं करना है, ज्यादा किताबों पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने अंदर की सुननी है। आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे तो आगे निकल जाएंगे, लोगों की सुनेंगे तो कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो ये चीज मुझे काफी जो है बेटर लगी। तो कॉलेज से निकलने के बाद, हालांकि मेरा ग्रेजुएशन मतलब अच्छे कॉलेज से था, तो मुझे था कि एक लोग भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, तो आप जो है एक बढ़िया प्लेसमेंट ले सकते थे या कुछ था। बट मुझे लगता है कि बात उनकी सही है, लेकिन रिग्रेट का तो कोई स्थान नहीं है लाइफ में। रिग्रेट अगर हम करते रहें कि भाई उस टाइम पे मैंने ये चीज क्यों नहीं करी, अब तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उस समय पर ठीक है, जो हमारी सोच है, हमारी समझ है, उसके हिसाब से हम चले। लेकिन आज की रियलिटी जो है, उससे आप क्या सीखे हो, क्या आपने जो है उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो या नहीं फ्यूचर में, वो ज्यादा मैटर करता है। तो इट इज बेटर टू लर्न
from the past and implement it in the future. That would be a better strategy. And don't be confused. ज्यादा लोगों से आपको राय लेनी ही नहीं है. जो सबसे राय ले रहा है वो कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं होगा. जो कंफ्यूज्ड है वो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहा है, वो नहीं सक्सेसफुल होगा. लेकिन जो जिसके पास सिर्फ एक ही है, सिर्फ कृष्ण है, वो सक्सेसफुल होंगे. जैसे कि अर्जुन है. काफी अच्छी बात आपने बोली. आपका स्टडी बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, राइट? आप आईआईटी से पास आउट हो, तो आज इस इंटरव्यू में एक आईआईटीएन माइंडसेट से आप एसएससी को समझोगे. इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को एक खुशखबरी दे देता हूं. अभी अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर बहुत ही बड़ा सेल आया है, होली स्पेशल, जिसमें आप 45% तक की छूट पा सकते हो सभी किताबों पे. चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके प्रैक्टिस सेट हो गए, सॉल्व पेपर हो गए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आपको किताब चाहिए, शॉर्ट ट्रिक का हो गया, जैसे कि अभी मेरे पास सामान्य अध्ययन का है, ये मैथ का है, ये इंग्लिश का किताब है. ऐसे ही हमारे पास अभी क्वेश्चन बैंक है हमारी सामान्य अध्ययन की, ये मैथ का ट्रिक्स हो गया, ये आपका रीजनिंग का किताब हो गया. तो ये सारी किताबों पे अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है. इनका ये वेबसाइट पर ही मिलेगा, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है. याद रखना ये 12 तारीख से आपका 18 तक ही ऑफर है, तो उससे पहले ही आप खरीद लें, बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफर फिर से नहीं आएगा. ये होली स्पेशल ऑफर है, तो होली के इस उपलक्ष्य में आप अपनी किताबें खरीदें और होली की छुट्टियों के बाद अपनी तैयारी में जुट जाएं. कि किस तरीके से एक एसएससी एग्जाम को टैकल करना चाहिए, तो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से उस एग्जाम की प्रिपरेशन करी, उस एग्जाम के बारे में इनको पता है. तो आप इस इंटरव्यू को, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसा सोच के ना छोड़ दें कि एक आईआईटीएन है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे, इनका मैथ इंग्लिश तो बहुत अच्छा रहा होगा. बट एक आईआईटीएन का क्या माइंडसेट है एक एसएससी एग्जाम को लेकर, वो समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर ये आईआईटीएन है तो इन्होंने और अच्छे से समझा होगा, और अच्छी इनकी स्ट्रेटजी रही होगी कैसे उसको क्रैक करना है. तो वो उसी पर्सपेक्टिव से आपको ये इंटरव्यू पूरा देखना है. तो आप जैसे जो नए बच्चे भी तैयारी में आ रहे हैं सीजीएल को लेकर, उनका 25 या 26 जो भी टारगेट है, तो नए बच्चे के एक अप्रोच से जो एवरेज है वो 60% 70% वाला है, उसका नहीं आईआईटी से वो है, वो बीए बीएससी नॉर्मल करा है, उसके पर्सपेक्टिव से एक शुरुआती जो दौर होता है तैयारी का, जैसे आपने भी करा, भले ही आप आईआईटी से आओ, लेकिन आपको भी थोड़ा जिद्दोजहद लगी होगी शुरुआत में, टीचर्स जानना, सिलेबस को समझना, एग्जाम की क्या राइट अप्रोच हो समझना. तो शुरुआती एक एस्पिरेंट से जो कंफ्यूजन होते हैं कि राइट टेबल तक पहुंचने में, हमने डिसाइड करा कि सीजीएल की तैयारी करनी है, अब टेबल तक पहुंचे, उसका क्या कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज है, वो कंफ्यूजन होता है, उनको कैसे दूर करें. तो शुरुआती दौर की जो एस्पिरेंट्स की कंफ्यूजन है उनके बारे में थोड़ा बताओ. देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कई बार एस्पिरेंट्स जो है किताब कॉपी लेकर के पढ़ने बैठ तो जाते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि वो अपने मन में कहीं ना कहीं इसको लेकर के थोड़े से अनकन्विंस्ड होते हैं कि यार ये एग्जाम मेरे से निकलेगा भी या नहीं निकलेगा. थोड़ा डर उनके दिमाग में पहले ही बैठा रहता है. तो आप अगर इस माइंडसेट से जाओगे कि पता नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब जो है हर चीज परफेक्ट करनी है. सबके अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी एक एक पर्सनैलिटी है, उसमें मेरी कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कुछ वीक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है. खुद से नहीं तो किसी मेंटोर से, किसी मतलब अच्छे मेंटोर से आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पे काम करना है. अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को लेवरेज करना है, उसका कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा. आपको उसमें ये रहना चाहिए कि मुझे स्ट्रॉन्ग एरियाज जो है आइडेंटिफाई करके मुझे 100 में 100 ही स्कोर करना है. उसमें एक भी नंबर पहला तो कटे नहीं. स्ट्रॉन्ग एरियाज में उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, आपको मतलब मजा भी आएगा उन एरियाज को सॉल्व करने में. जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसमें अलग तरीके की किसी गाइडेंस चाहिए आपको. आजकल जैसे यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है. आप फाइनेंशियली अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी यूट्यूब पर ही काफी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. राइट, किताबें भी जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इतना कॉस्टली होती हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अगर आप इस एग्जाम में लगा लें तो वो ही मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो हैं वही आते हैं, रिपीट ही होते हैं या उसी लाइन पे होते हैं, अगर एग्जैक्टली ना आए उस तरीके के. तो यही है कि आपको मन में सबसे पहले तो क्लैरिटी रखनी है कि मुझे ये अटेम्प्ट देना है और निकालना ही है. देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्राई नहीं करना है. ट्राई इज बहुत खराब शब्द है. या तो आप तैयारी कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो. देयर इज नथिंग, कोई बीच का रास्ता नहीं है. तो थोड़ा सा सिंसियर होकर के तैयारी करो और अपने मतलब जो है ऐसे ही थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. थोड़ा सा
ओके। आपने आईआईटी के लिए भी काफी घंटों काफी महीने मेहनत करी होगी, फिर सीजीएल के लिए भी आपने तैयारी करी, तो एक स्टूडेंट के माइंडसेट से थोड़ा बताओ कि एक स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का पूरा दिन कैसा होना चाहिए, मतलब किन किन चीजों से उसको बचना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है अभी। आप कैसे इतने घंटों मेहनत कर पाते थे, अपने 8-8 10 घंटे पढ़ाई करी होगी, तब जाके आईआईटी हुआ, फिर आपका सीजीएल हुआ, तो पूरा दिन कैसा एक एस्पिरेंट का होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताओ। राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें आज की डेट में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में आ चुके हैं अलग अलग तरीके के। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस जो है हमारे फोन में ही है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं मोस्टली फोन उसी में ही है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है सीजीएल के एग्जाम के लिए तो 6 से 8 महीने भी अगर आप सिंसियर हो और लगातार 6-8 घंटे के लिए पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन उस फेज में जब आप हो तो आपको मुझे लगता है फोन तो फेंक ही देना चाहिए, बेटर होगा। आप जो है या तो कुछ उस पर लॉक वगैरह लगा के रखो कि ये सारी चीजें आप ना यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया आपने डिलीट कर दिया अकाउंट, राइट, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा, मिनिमम है, बेर मिनिमम है कि 6-8 महीने की मेहनत 6-8 हफ्तों के लिए। तो इसमें दोनों चीजें पे ध्यान रखना है। सबसे पहला तो मैंने कंसिस्टेंसी का बताया कि 6 से 8 महीने पढ़ना ही है, ये नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर 1-2 रेस्ट कर लेता हूँ या कुछ और काम कर लेता हूँ, उस तरीके से फिर नहीं हो पाएगा। आपको डेली ही पढ़ना है और डेली कम से कम 6-8 घंटे पढ़ना है, तो ये कंसिस्टेंसी है। और दूसरा नंबर आता है फोकस। फोकस अगर आपका नहीं है, आप पढ़ने बैठे हो और सोच वही सब रहे हो जो आप टाइम पास करते हो, तो फिर वो भी एक जो है खराब बात होगी। तो सुबह उठो, अपनी जो एक ना वर्चुअस साइकिल से दूर हटो और एक विशियस साइकिल से आप दूर हटो और वर्चुअस साइकिल में आओ। जितनी भी आपकी पुरानी आदतें हैं सुबह से ही पता चल जाता है। आपने सुबह उठे, बैठे, नहाने जाना, नहाने नहीं गए, आपको लगा कि मैं कुछ काम बोला घर वालों ने वो भी नहीं करा, तो आपका माइंडसेट ही रहेगा कि यार मैं तो लेजी हूं, मैं नहीं करता हूं। तो वो सारी चीजें बदलनी है, उसके लिए सुबह से ही शुरुआत करनी होगी। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले तो ये है कि ब्रश करना, अपना बेड बनाना, उसके बाद जो है नहाना वगैरह, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आओगे ना तभी जाकर के थोड़ा सा बेटर रहेगा। एक वर्चुअस साइकिल में आओगे, एक रूटीन बन जाएगा, तभी आपकी पर्सनैलिटी में भी धीरे धीरे निखार आने लगेगा। अदरवाइज तो आप जैसे हो वैसे ही अपनी आदतों को रखोगे और जो क्वालिटीज चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, एग्जाम जो है आपके अंदर ये क्वालिटीज ही चेक की जा रही है, चाहे एसएससी हो या यूपीएससी में अलग लेवल की क्वालिटीज देखी जाती हैं। उसमें आप अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता कभी भी। और एसएससी में भी ऐसा ही है, एक मिनिमम लेवल तक, कंपैरिजन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम, लेकिन इसमें भी ऐसा ही है। कुछ कुछ क्वालिटीज इसमें भी देखी जाती हैं, वो अगर आप में है तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात यही है। ओके। अभी मैं एस्पिरेंट्स के बीच कुछ 3-4 साल से रह रहा हूँ, उनके बीच ही रह रहा हूँ, उनके डेली लाइफ स्टाइल देख रहा हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, काफी टॉपर से भी मिलता हूँ, आप जैसे टैलेंटेड लोगों से भी मिलता हूँ, ठीक है। तो उनके बारे में मैं समझ पा रहा हूँ एस्पिरेंट्स के कि स्ट्रेटजी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, मोटिवेशन की बात बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं करता है ना, क्योंकि एस्पिरेंट्स के साथ जब आप बैठते हो ना, जब आप आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाते हो तब असली पता चलता है कि इसका मेंटल स्टेट किस लेवल पे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, सिलेक्शन उसका नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, घर से पैसे मंगा नहीं पा रहा है, तो जो मेंटल प्रेशर जो वो झेल रहा होता है वो बहुत बहुत टफ सिचुएशन में होता है। तो ऐसा कभी आपके साथ ऐसा आप पढ़ाई के दौरान हुआ या फिर आपने आसपास कहीं देखा, या फिर इसको आप अगर ऊपर से देखते हो चीजें तो कैसे उन बच्चों को मोटिवेट करोगे, क्या कैसे उनको इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए? देखिए ये तो होगा ही, अगर आप कॉलेज से निकलने के बाद 1-2-3 साल तक अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली दिल्ली में आके अगर काफी खर्चा हो जाता है, तो ये तो होना ही है। लेकिन जरूरी ये है कि आप इस समय पर ये ध्यान रखो कि आपका जो अपना पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है, आपका अपने खुद की इतने 20-22 साल आपने जो मेहनत की है स्कूल में, कॉलेज में, वो आप कैसे आकलन करते हो उसका। अगर आप ये सोचते हो कि भाई नहीं वो जो मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, फिर तो कुछ नहीं है, एटलीस्ट उसकी कुछ वर्थ है ना, कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की है टाइम का और पैसे का, तो उसका कुछ वर्थ है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ बात तो होगी, पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी कि जो आप ग्रेजुएट हुए हो, कुछ मेहनत करके हुए हो, तो उस पे अपने आप पे बिलीफ रखना कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा, मेरे अंदर वो नहीं है कैपेबिलिटीज, ऐसा नहीं सोचना है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं और मैं कर ले जाऊंगा, यही हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जहां तक बात है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की और ये सब की, तो
मुझे लगता है कि घर से भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें तो इतना ज्यादा खर्चा आता नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की है, यूट्यूब पे भी फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी टीचर हो, काफी बहुत ही बेहतरीन टीचर्स भी हैं, जैसे मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई भी की है। तो हालांकि बहुत ज्यादा मैंने यूट्यूब से नहीं करी है, लेकिन मैंने कुछ कुछ टीचर्स को फॉलो किया, तो उनकी देख करके, उनके वीडियोस देख करके मुझे तो काफी मतलब अच्छा लगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो काफी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए अभी ना एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा, अच्छा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाह रहा है तो उसके लिए अगर वो आपसे गाइडेंस मांगता है पर्सनली, या फिर आप अभी काफी बच्चे आपको मिलते भी होंगे तो ये आपने सीजीएल क्रैक करा, हमें भी बताओ, हमें करना, आपके फ्रेंड सर्कल से भी कोई पूछता होगा, तो क्या गाइडेंस उसकी होगी? हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे कि मैथ को कैसे अप्रोच करे, ठीक है, क्योंकि ये सीजीएल का ना थोड़ा मीडियम लेवल रहता है, ना तो आपको आईआईटी की तरह पढ़ना है, ना आपको यूपीएससी की तरह सीसेट की तरह करना, मैथ थोड़ा अलग लेवल का है इसका, जीके जेएस में थोड़ा डीप नहीं होता, ऊपर से बोलते हैं, तो उस लेवल के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेटजी अगर आप बता पाओ, और रिसोर्सेज अगर आपको आज के हिसाब से जो रिलेवेंट लगते हैं कि क्या रिसोर्सेज आप उनको सजेस्ट करो। तो हम मैथ से शुरू करते हैं, तो मैथ के बारे में बताओ कि एक एवरेज बच्चा जो 60-70% लाता है उसका मैथ ठीक ठाक है, अब एसएससी सीजीएल के लिए उसको तैयारी करना, तो कैसे शुरू करे, मैथ की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे उस सिलेबस कंप्लीट करे, एडवांस और आपका बेसिक को कैसे लेके चले, तो ये थोड़ा बताओ। देखिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो उसका सिलेबस आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, और इसमें कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपको बचपन से ही शौक होगा उनको पढ़ने का, कि हाँ ये तो मेरे को बहुत फेवरेट है मेरे, तो उनको तो आपको सबसे पहले निपटा देना है कि भाई ये जो है क्लियर, उससे एटलीस्ट ये रहता है कि हाँ एक टिक लग गया कि भाई ये वाला सिलेबस मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो दैट इज वन। दूसरे नंबर, जो आपको नहीं आ रही हैं चीजें या आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उस केस में मुझे लगता है कि गाइडेंस लेनी चाहिए और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पहले बनानी चाहिए, क्योंकि एसएससी जो है मोस्टली ये स्पीड का गेम है, स्पीड और एक्यूरेसी का। तो स्पीड आपकी तब बनेगी, पहले तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि उसके लिए एक कोई भी सोर्स उठा लो या गुरु उठा लो, आपको लगता है नहीं बहुत वीक हूं मैं उस सब्जेक्ट में, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब से ही आप कर सकते हो उसको। लाइक मैथ्स के लिए जैसे आपने बोला, तो मुझे लगता है कि अभिनय सर हैं और एक आदित्य रंजन सर हैं, उनकी कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, और उसके अलावा मैंने फिर मॉक टेस्ट ही लगाए थे। तो मॉक टेस्ट लगाए और जो उन्होंने शॉर्टकट्स बताए थे थोड़े बहुत, वो मैंने कोशिश की लगाने की, उस चीज को अप्लाई करने की उस दौरान। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे, शुरू में तो मैं जो लगाता था मॉक टेस्ट, तो अराउंड कितनी भी कोशिश करूं 20 to 23 24 क्वेश्चंस कर पाता था, जब बिल्कुल शुरू में मैंने लगाए थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे स्पीड इंप्रूव होती गई प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम। सो यही है, प्रैक्टिस का ही सारा गेम है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी कम है तो उस सब्जेक्ट को किसी मेंटोर से कर लेना है, या किसी शॉर्टकट से आप किताब खरीद रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, तो उस तरीके से कर लेना है, लेकिन डरना नहीं है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा या कैसे है, ठीक है। ओके, इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो बेसिक इंग्लिश है, उसका नॉर्मल गांव से पढ़ के आया है जी, इंग्लिश को कैसे अप्रोच करें? राइट, इंग्लिश के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि उसमें काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, काफी इसके लिए ज्यादा रेलेवेंट है मुझे लगता है। मैंने कहा था ना, डर वाली जो बात है वो इंग्लिश के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे थोड़ा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम होता है, तो वो पहले ही अपने मन में ही हार रहे हुए होते हैं कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भाषा ही है, जैसे कि हिंदी है या कोई भी और भाषा है नॉर्मल, वैसे ही है, कुछ भी आपको डरने की जरूरत इसमें है ही नहीं। कोई चीज अगर आपको नहीं आती है, सबसे पहले तो हम्बल होना सीखो कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना सीखो, पॉइंट आउट करना सीखो कि मुझे ये चीज नहीं आती है, तब भी उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हो। राइट, ईगो को थोड़ा सा साइड रख करके, आपकी बेइज्जती होगी होने दो, आपको छोटी से छोटी चीज अगर आपको लगता है कि नहीं आती है, मेरे को पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि मेरी बेइज्जती होगी और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हंसेंगे, क्लास में हंसेंगे, हंसने दो, क्या हो गया, आपका एटलीस्ट उस टाइम पर आप सीखोगे ना, अदरवाइज आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आपको बैठे रहोगे और पर्सनैलिटी वैसी ही रहेगी, जो चाहिए पर्सनैलिटी एसएससी के लिए वहां मैच नहीं कर पाएगी। हंसने दो, हंसते हैं लोग तो, लेकिन आपको अपना डाउट क्लियर करना ही है। आपको जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, आप किसी फ्रेंड से लेकर के पढ़ो। When there is a will, there is a way, फेमस सेइंग है, तो फिर उसी चीज को फॉलो करना है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, आप मान लो इस बात को और
फॉलो करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फोकस करना जरूरी है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप कर लोगे, बिलीव मी। या अभी जैसे नोट्स बनाने की हम बात करें, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवीजन करने के हमें बहुत काम आते हैं। अगर हमने जैसे 6 महीने कोई सिलेबस कंप्लीट करा, अगर हमारे पास थोड़ा क्रिस्प नोट्स होंगे तो बाद में हम उनको रिवाइज कर सकते हैं। आप शुरू से नोट्स कैसे बनाते आ रहे हो? नोट्स बनाने की कोई स्पेशल टेक्निक है आपकी? रिवीजन कैसे करते थे आप, इसके बारे में बताओ। तो नोट्स का देखिए ऐसा है कि काफी आपको पहले तो पढ़ना ही है, एकदम से ये नहीं है कि आज आपने पढ़ना शुरू किया और एक हफ्ते बाद आप नोट्स बना रहे हो, या उसी दिन कई लोग तो करने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि जितना आप पढ़ नहीं रहे हो उससे ज्यादा तो आप नोट्स बना लोगे, तो वो हमको नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें नोट जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सब्जेक्ट की, वो करना है। उसके बाद जो चीजें आपको लगता है कि आप कंसाइज कर सकते हो, उन्हीं को ही, या आपको याद नहीं रहती हैं जो चीजें, उनको ही आपको नोट्स में लाना है। वो कब होगा? जब आप एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 4 बार पढ़ लोगे, तो आपके दिमाग में एक ओवरऑल तो मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये टॉपिक जो है। लेकिन कुछ चीजें जो आपको याद नहीं रहती है, सिर्फ उन्हीं का ही नोट्स बनाना है। और एक टॉपिक पे एक पेज से ज्यादा नोट्स कभी नहीं बनाए जाते, अदरवाइज वो कभी यूज नहीं होंगे, आप कभी पढ़ नहीं पाओगे उस चीज को। तो ये चीज याद रख लेना, कभी भी एक टॉपिक है तो उस पर एक ही पेज के नोट्स, मान लीजिए ये एक चैप्टर है तो उस पे एक ही पेजेस के नोट्स होंगे, किसी भी टॉपिक को आप उठा लो, तो उस तरीके से ही होगा। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने नोट्स सिर्फ जीएस जीके के लिए ही बनाए थे। मैं टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करता था टेस्ट, तो उस पे जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे होते थे तो सॉल्यूशन देखता था, और उसमें मुझे जो रेलेवेंट पार्ट्स लगते थे उसके खुद से हाथ से नोट बनाता था। ये नहीं कि कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, उसमें हाईलाइट कर लिया। मुझे लगता है कि उसका पर्सनली मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था। आपको अगर बेनिफिट लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से जो बनाए जाते हैं नोट्स, मेरा अनुभव यही है कि उसकी जो बात है वो थोड़ा सा अलग ही होती है। तो मैथ्स के लिए भी मैंने यही करा था, जैसे कुछ फॉर्मूलाज हैं या कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, मैं किसी लंबे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन को, मुझे लगता है कि मैं क्यों अपने आप को चेंज करूं। लेकिन जरूरी है, अगर आपको स्पीड इंप्रूव करनी है तो आपको थोड़ा हम्बल होना होगा और देखना होगा कि जो ट्रिक्स वगैरह या शॉर्टकट्स वगैरह सॉल्यूशन में यूज करे गए हैं उसको आप नोट डाउन करो, और अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो उस तरीके का तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, तभी आप जो है थोड़ा कंपटीशन में आगे निकल पाओगे। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि टाइम का बहुत इशू होता है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में। ओके, आपने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाए हैं आप, जैसा कि शुरू से बता रहे हो, तो मॉक टेस्ट लगाने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले पाए, क्योंकि वो रियल एग्जाम तो है नहीं, तो उसको कैसे एनालाइज करना है, उससे कैसे अब अगले मॉक टेस्ट के लिए क्या सीखना है उस मॉक टेस्ट से, तो क्या मॉक टेस्ट की अप्रोच थोड़ा देखिए, मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल जो एक्चुअल एग्जाम है थोड़ा सा कोशिश करनी है कि उसी तरीके से दिया जाए, एक टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम भी होता है वो भी हमारा कंप्यूटर पे ही होता है, ओएमआर तो नहीं भरनी होती है, तो वो थोड़ा सिंक भी करता है उस चीज से। तो जो भी आप लगा रहे हो, ओलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, जिस पे भी आप भरोसा करते हो, जो भी आपको बेटर लगती है, एक टेस्ट सीरीज तो मस्ट है ही इस एग्जाम के लिए, वो तो सबको ज्वाइन करनी ही चाहिए। तो उस पे ही आप अपने आप को टेस्ट करते रहो टाइम टू टाइम, और मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट वहीं से ही आएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया एसएससी का प्रिपरेशन पूरा स्पीड और एक्यूरेसी पे बेस्ड है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जो है टेस्ट बहुत जरूरी है, और उसको एक्चुअल जो टेस्ट है उसी की तरह ही आप दो। और जब भी कोई सवाल आपको लगता है कि हाँ इस तरीके के सवाल में बार बार फंस रहा हूं, तो उसके नोट्स जरूर बनाने हैं बस, और टाइमली उसको रिवाइज करते रहना है। और कोई इसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी है नहीं, कुछ बड़ी चीज नहीं है। ओके, जीकेजीएस, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, जीकेजीएस की क्या रिसोर्सेज है, क्या अप्रोच है आपकी? जी, क्योंकि मेरा जो है साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो यूजुअली जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे, मैंने देखा कि वो सही होते थे, उसमें गलतियां नहीं होती थी, और जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उसमें मुझे काफी ज्यादा नोट्स बनाने पड़े। फॉर एग्जांपल लेट्स से हिस्ट्री हो गया, इवन बायोलॉजी भी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं थी, तो उसके भी मैंने हाथ से नोट्स बनाए। और मैं देखता हूँ कि हर एक टॉपिक के लिए कम से कम लाइक 30 to 40 पेजेस के नोट्स मेरे पास हो गए थे। तो उतना आपको करना है। आपके कितने ही टॉपिक्स हैं, देखिए साइंस हो गया एक, आपका साइंस में तीनों ले लीजिए, उसका अलग अलग 20 पेजेस ईच, इतना हो जाता है। सोशल साइंस का हो जाता है आपका जितना भी है ये। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी
एंशिएंट मेडिवल, और ये आपको अपने हाथ से बनाइए और वो मॉक टेस्ट से बनाइए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो बताते हैं कि लूसेंट पढ़ लो, ये पढ़, लूसेंट से भी इतना ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है डायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में आप नोट मेकिंग खुद से करके उसी से ही कर लेंगे तो भी बेटर रहेगा। और करंट अफेयर्स की जब से बात करें यहाँ पे, तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछ नहीं रहा है, इतना ज्यादा आ नहीं रहा है उसमें। तो मुझे लगता है कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ना या रोज किसी पर्टिकुलर मैगजीन को भी फॉलो करना इतना पॉसिबल होता नहीं है। तो अराउंड 100 to 200 MCQs जो है करंट अफेयर्स बेस्ड पर मंथ रिलीज करते हैं, बहुत आई थिंक है कोचिंग वाले। तो उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर लो और उससे हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो अराउंड 6 to 8 मंथ्स का अराउंड ऐसे 1000 MCQs के अराउंड अच्छा है। क्वेश्चन फंसता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए इस एग्जाम में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन अभी पीक पे है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है ना। तो लाखों एस्पिरेंट्स इसमें फॉर्म भरते हैं, कुछ हजार नौकरी मिल पाती है, कुछ हजार लोगों के सिलेक्शन होते हैं। तो क्या लगता है कि एसएससी क्या डिमांड करता है एक एस्पिरेंट से, अगर वो तैयारी में आया है फिर स्ट्रगल कर रहा है इस तैयारी में, तो क्या ऐसी नंबर ऑफ क्वालिटीज हैं जो उसको बिल्ड करनी चाहिए तब जाके वो सिलेक्शन ले सकता है? जैसे कि आपके कलीग भी होंगे, वो भी सिलेक्शन लेके आए हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आप रहे हो, तो क्या लगता है कि क्या होता है उनके अंदर, क्या ऐसे नंबर ऑफ क्वालिटीज होते हैं एस्पिरेंट्स के पढ़ाई के दौरान जो उनके अंदर जो बिल्ड करते हैं अपने अंदर, तब जाके सिलेक्शन होता है? कुछ ऐसा जनरल। या देखिए, सबसे पहला तो है हार्ड वर्क, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। सबसे पहला तो हार्ड वर्क है ही। आपको अगर एक बैटल फील्ड में आप आ गए हो, तो जैसा मैंने बताया कि आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करनी ही है, उसका कोई और उपाय है नहीं। उसके साथ साथ आप, मुझे लगता है कि और जो क्वालिटीज हैं वो इन पे डिपेंडेंट भी है। अगर आप थोड़ा सा टाइम देने लगते हो किसी चीज को, तो बाकी क्वालिटीज भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करने लगते हो। आप अच्छे वक्ता हो जाते हो, आप जो है स्मार्टली करने लगते हो चीजों को। लेकिन वो होगा तभी जब आप टाइम दोगे उस चीज को। तो हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटना है। सेकेंडली दिस थिंग फोकस मुझे लगता है बहुत आज की डेट में जो है खोते जा रहे हैं लोग, और उसका काफी बड़ा रोल सोशल मीडिया को भी मुझे लगता है कि ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, काफी डिस्ट्रैक्शंस आज की डेट में है, जिसके चलते उतना फोकस बन नहीं पाता। आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें बैठ जाती हैं, और बाद में जब आप ध्यान लगाते हो तो, या पढ़ाई करते हो ध्यान लगाते हो, तो फिर वो चीजें आपको हॉन्ट करती हैं। तो वो थोड़ा सा खतरनाक है आज की डेट में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो जरूरी तो एटलीस्ट जब आप तैयारी कर रहे हो उस फेज में, तो मैंने इसीलिए कहा कि फोन तो आप फेंक ही दो, या कोई भी ऐसी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं उनको तो थोड़ा सा भूलना ही पड़ेगा। तो ओके, अभी जो नए बच्चे अभी आएंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे और अभी से सपना है उनका एमईए में जाने का, आपके जूनियर बनेंगे आके, तो उनको थोड़ा बताओ ऑफिस कल्चर के बारे में, एमईए के बारे में, क्या जॉब आपकी, किस तरीके का काम होता है, ऑफिस कैसे चलता है, और कितना सैलरी वगैरह, क्या पर्क्स होते हैं आपके गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ही मोटिवेशन मिलता है एस्पिरेंट्स को जनरली। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, जो हमारा वर्क कल्चर है मिनिस्ट्री के अंदर, काफी शानदार है। मेरा जो अनुभव है, 1 साल से ज्यादा मुझे हो चुका है अभी मंत्रालय में, तो बहुत ही बेहतर मुझे लगा है काम करके। कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, परक्यूसिट्स काफी अच्छे हैं, वर्क टाइमिंग्स भी ठीक है, और सीनियर्स काफी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम मैंने फेस करी है यहाँ पर आने के बाद। एक बार आप थोड़ी सी आदत डाल लो, मेहनत करने की, पढ़ाई कर लो अच्छे से, तो एक बहुत ही बढ़िया जगह पर आप पहुंच जाओगे। इस बात को मैं कह सकता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है। चलिए, तो हमने बहुत सारी बातचीत करी। लास्ट में अगर कुछ भी छूट रहा है, कुछ भी और कहना चाहते हो कि आपकी बात एस्पिरेंट तक पहुंचे, क्योंकि वो इंटरव्यू देख के वो आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं कि भैया की तरह हमें भी मंत्रालय में जाना है और एक अच्छी जॉब लेनी है, तो लास्ट में क्या शब्द होंगे आपके एस्पिरेंट के? देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं, ये इंसान मुझे मिल जाए या फिर ये चीज मुझे नहीं मिली। पछताना छोड़ो। आप जिंदगी में पछताओ मत कि मुझे ये नहीं मिला। आपने जो किया है अच्छा किया है अभी तक अपनी लाइफ में। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। जहां पर भी आप हो, आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। वो ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि उसके बिना कोई पूछेगा नहीं लाइफ में। अपने ऊपर आपने काम कर लिया, अपने व्यक्तित्व को आपने निखार कर लिया, एक पोजीशन पे आप चले गए, स्पिरिचुअली आप कैसे हो, मेंटल हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, एक स्टेबल इंसान हो कि नहीं हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आज की डेट में। तो मैं बस यही कहूंगा कि
थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, और ये चीज में बिल्कुल मत जाओ कि मेरे बारे में ये कोई क्या कहेगा या कोई हंसेगा या जो भी चीजें हैं। तो अपने ऊपर काम करो और थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर रख करके मेहनत करो, सफलता जरूर आपकी होगी इस एग्जाम में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच योगेश भाई फॉर कमिंग इन फॉर थैंक यू वेरी मच। नाइस टू टॉक टू यू। आई होप साथियों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। जैसा कि मैं हर बार आपके नए इंटरव्यू लेकर आता रहता हूँ, नए टॉपर से, नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको मिलवाता हूँ, उनकी जर्नी आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो लगातार ऐसे ही आप मोटिवेटेड बने रहें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। जो भी कमी आपको लगती है, जो भी क्वेरीज आपके होते हैं, आप डायरेक्ट हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। हम लगातार आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एसएससी फैक्ट्री की टीम सारी आपके साथ है। अगर आप योगेश भाई से जुड़ना चाहते हो, उनको अगर कभी फ्री टाइम मिला तो ये भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो इनके इंस्टाग्राम वगैरह, इनका जो भी सोशल मीडिया होगा हम आपको अवेलेबल करा देंगे, तो इनसे भी जरूर कनेक्ट हो जाए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मोटिवेटेड बने रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।